जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण को बहुत फास्ट मोड में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये केवल आपका फास्ट रिवीजन बैक है। आपको इसमें कुछ भी नहीं समझाया जाएगा, केवल मैं आंकड़े बताऊंगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। कम से कम इसको एक बार या दो बार देख के जाइएगा, आपसे यहाँ से प्रश्न कभी नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, तो अधिक आपका समय नहीं लेंगे और न ही आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल सब्सक्राइब कर लो। उतना कहने का भी हमारे पास समय नहीं है। सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हम ले रहे हैं अध्याय 6, संस्थागत वित्त एवं नियोजन। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में देखेंगे। तो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है वो 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया था। तब कई बार इसके प्रारंभ होने की तिथि से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो 28 अगस्त 2014 को ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसमें ये जीरो बैलेंस पर खोला जाता है, ये भी सही है। दूसरी बात, इसमें कुछ बातें ये हैं कि इसमें दुर्घटना बीमा में आपको 1 लाख रुपए का भरपाई दिया जाता है, मतलब आपको उसमें बीमा रहता है 1 लाख का। ठीक है, और 30,000 का जीवन बीमा रहता है। कितना होता है? 30,000 का आपको इसमें जीवन बीमा दिखेगा। और ओवरड्राफ्ट आप 10,000 तक कर सकते हैं, मतलब आपके खाते में यदि पैसा भी नहीं है तो आप 10,000 तक का पैसा निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हुआ था आपके 9 मई। ठीक है, 9 मई 2015 को ये लागू हुआ था, या उस दिन प्रारंभ किया गया था। यदि इसकी हम पात्रता की बात करें तो ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति की जो पात्रता है वो 18 से लेकर 50 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, और इसके जो प्रीमियम है वो है 436 रुपया ईयरली। ठीक है, कब होता है? 436 रुपया ईयरली। और इसमें मृत्यु होने पर आपको मिला जाएगा 2 लाख रुपया। इसमें 2 लाख की बीमा होती है। ठीक है, कितने की बीमा होती है? 2 लाख की बीमा होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बात कर देंगे तो ये भी आया था आपके 9 मई को। कब आया था? 9 मई 2015 को इसको लागू किया गया था। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि यहाँ 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, और इसका जो प्रीमियम है पहले 12 रुपया था, अब बढ़कर हो गया है 20 रुपया। ठीक है, कितना हो गया है? 20 रुपये इसका वार्षिक प्रीमियम होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 20 रुपये ईयरली आपको इसका प्रीमियम पटाना रहता है। इसमें यदि मृत्यु हो जाती है, विकलांग हो जाते हैं, तो आपको इसमें 2 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, और यदि विकलांग हो जाती है अस्थायी रूप से तो आपको इसमें 1 लाख रुपया ऐसा मिलता है। ठीक है, अटल पेंशन योजना की बात करते हैं तो ये भी हुआ था 9 मई। ठीक है, 9 मई 2015 को इसको लागू किया गया था, उसी दिन इसको शुरुआत किया गया था। इसकी जो ईयर है पात्रता का वो है 18 से 40 वर्ष तक के लिए। ठीक है, निश्चित राशि आपको 20 वर्ष तक जमा करना है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कितना जमा करना है, लेकिन जितना भी जमा करेंगे वो आपको 20 साल तक जमा करना है। ठीक है, कब तक जमा करना है? 20 साल तक जमा करना है। उसके बाद आपको 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पेंशन मिलना आपको शुरू हो जाएगा 1,000 से 5,000 तक। कब मिलेगा? आफ्टर 60 ईयर कितना मिलेगा? 1,000 से 5,000 तक आप जितना जमा करेंगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना का जो डेट है वो है हमारे 22 जनवरी। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, 2015 को। तो 10 से कम वर्ष की आयु की बालिका के लिए है ये। कब से है? 10 से कम, 10 से कम वर्ष। याद रखिएगा, केवल बालिका के लिए है ना, जैसे नाम ही लिखा है सुकन्या समृद्धि, तो केवल बालिका के लिए है, बालक के लिए ये नहीं है। ठीक है, ये बालक के लिए नहीं है। अब इसमें सालाना न्यूनतम जमा कर सकते हैं। याद रखिएगा, सालाना मतलब ईयरली आप न्यूनतम 250 रुपये जमा कर सकते हैं इसमें। मुद्रा योजना की बात करेंगे तो मुद्रा योजना जो है वो 8 अप्रैल को आया था। कब आया था? 8 अप्रैल 2015 को लाया गया था मुद्रा योजना को। इसमें सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय के लिए होते, इसमें 3 चरण होते थे। पहला चरण को कहा गया था शिशु। पहला चरण के जो मिलता था हमको पैसा, उसको कहा गया शिशु। इसमें 0 से लेके 50,000 तक का पैसा मिलता है। पैसा मतलब ऋण मिलता है। अगला है किशोर ऋण। ठीक है, क्या है? किशोर ऋण। ये है 50,000 से लेके, ठीक है, 5 लाख तक। 50,000 से 5 लाख तक है। तीसरा इसमें स्टेज है जो तरुण के नाम से जाना जाता है, ये होता है हमारे 5 लाख से 10 लाख तक। 5 से 10 लाख तक का इसमें लोन या फिर ऋण मिला जाता है। अब हम रुपए कार्ड के बारे में चर्चा करेंगे। हम फिलहाल आपको ज्यादा कुछ समझा नहीं रहे, केवल और केवल बता रहे हैं ताकि आप देखकर सीख जाओ।
ठीक है। रुपे कार्ड के बारे में चर्चा करेंगे। तो रुपे कार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो 8 मई को शुरू हुई थी। 8 मई 2014 को इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, ये उसको गया था। और इसका जो नियोजित करने वाला जो संस्था है वो है एनपीसी। ठीक है, एनपीसीआई, एनपीसीआई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सहकारिता देखेंगे। सहकारिता के संबंध में कुछ चर्चा देखेंगे इसमें। ठीक है, तो हमारे यहाँ कितनी सहकारी बैंक है? जो जिला सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? हमारे यहाँ जिला सहकारी बैंकों की संख्या है 6। ठीक है, यदि नाम आपको पूछ लिया जाए तो देख लीजिएगा, नाम पूछ लिया जाएगा तो रायपुर, ठीक है, दुर्ग, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, राजनांदगांव, ठीक है, बिलासपुर को मैं बीएसपी लिख देता हूँ, फिर है अंबिकापुर को एबीपी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अंबिकापुर है, और जगदलपुर को जेडीपी लिख रहा हूँ। ठीक है, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर। ठीक है, तो ये 6 जगहों से हम ये 6 जगह हैं जहाँ पे जिला सहकारी बैंक है। इसी जिलों के अंदर या फिर इसी बैंक के अंदर आपको बहुत सारे बैंक देखने को मिल जाएंगे। जैसे रायपुर के अंदर आपको धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, वैसे इसके अंदर का तो क्वेश्चन अभी नहीं आता है। ठीक है, इसके अंदर का क्वेश्चन अभी आपको नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, कृषि ऋण के बारे में चर्चा करेंगे जो किसानों को मिला जाता है। ठीक है, तो कृषि ऋण में आपको 5 प्रकार के फिलहाल यहाँ ऋण दिए जाते हैं। हम पांचों में चर्चा कर लेते हैं। एक है आपका कृषक अल्प ऋण, कृषक अल्प ऋण। ठीक है, कृषक अल्प ऋण में क्या होता है, आपको अधिकतम राशि में देखना ना, आपको मैक्सिमम राशि जो है कितनी मिलती है, इसमें 5 लाख तक की मिलती है। मैं 5L लिख रहा हूँ, 5 लाख। ठीक है, दूसरे स्तर में जाएंगे तो ये मत्स्य पालन ऋण है, मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य पालन जो ऋण है वो 3 लाख तक मिलता है, अप टू 3 लाख। ठीक है, और जो अगला ऋण है उद्यानिकी ऋण है, जो उद्यानिकी कार्यों के लिए जो ऋण मिलता है वो है उद्यानिकी ऋण। उद्यानिकी ऋण, उद्यानिकी ऋण कितना पैसे तक मिलता है, तो ये भी आपके 3 लाख तक मिलता है, अप टू 3 लाख। ठीक है, लाख की खेती करने के लिए, लाख एक प्रकार का होता है जिससे चूड़ी बनाई जाती है। ठीक है, तो लाख की खेती के लिए आपको कितना ऋण मिला जाता है, ये मिलता है जैसे अलग अलग वृक्ष है उसके हिसाब से मिलता है। जैसे पोषक वृक्ष कुसुम पर 5,000, ठीक है, बेर पर 900 तथा पलाश पर 500 प्रति वृक्ष की निर्धारित की गई है। ठीक है, पलाश, यदि पलाश का वृक्ष है तो आपको मिलेगा 5,000। ठीक है, यदि बेर का है ना, बेर का वृक्ष पर यदि कुछ चीज है ना, सॉरी कुसुम लिया था, पलाश, पलाश में कितना है, पलाश में है आपके 500, 5,000 लिख देते हैं 500, और बेर के लिए है 900। ठीक है, और वही यदि कुसुम की बात करें, कुसुम वृक्ष के लिए यदि कुसुम वृक्ष के लाख निकालते हैं या बनाते हैं तो उसके लिए है 5,000। कितना है, 5,000। ठीक है, आखिरी हम देखते हैं ऋण जो है जो गौ पालन हेतु है। ठीक है, गौ पालन, गौपालन, तो गौपालन के लिए कितना पैसा मिलता है, तो गौपालन के मिलेगा 2 से 3 लाख तक मिलता है, 2 से 3 लाख। और इसी में आपका 1 से 3% ब्याज भी लगेगा, बाकी में आपको कोई ब्याज नहीं देना है, जीरो। केवल गौपालन में 1 से 3% तक आपको ब्याज देना होगा। अगला देखते हैं, अब शक्कर कारखाना के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब किस पर चर्चा करेंगे, शक्कर कारखाना के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो शक्कर कारखाना है, हमारे यहाँ 4 शक्कर कारखाना है, नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, पहला है भोरमदेव, भोरमदेव। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष हो सकता है आपको पूछा जाए, या फिर इसका जिला पूछ दिया जाए तो कवर्धा, है ना। और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो रामहेपुर गांव का नाम है, रामहेपुर। ठीक है, स्थापना वर्ष पूछा जाएगा, स्थापना वर्ष है 2002-3। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो शक्कर खाना है, वो शक्कर कारखाना है, वो माँ महामाया है, माँ महामाया। ठीक है, माँ महामाया है। जिला पूछे जाएगा तो सूरजपुर, सूरजपुर। ठीक है, गांव पूछे जाएगा तो केरता। ठीक है, और यदि इसकी उत्पादन वर्ष पूछा जाए, सॉरी उत्पादन वर्ष है, ठीक है, उत्पादन वर्ष पूछा जाए तो 2009 और 10, तो ये भी इसका उत्पादन वर्ष ही है। ठीक है, तीसरा है हमारे यहाँ दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना। मैं शक्कर कारखाना नहीं लिख रहा हूँ, केवल नाम लिख रहा हूँ, दंतेश्वरी, दंतेश्वरी। ये कहाँ पे है, ये है हमारे बालोद ककरा भाट में, बालोद ककरा भाट। ठीक है, ककरा भाट, ककरा भाटा में।
ठीक है, इसका उत्पादन वर्ष चालू हुआ है 2009 से 10 में। ठीक है, चौथा हमारे पास जो है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कवर्धा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा, सरदार पटेल। ठीक है, ये है, ये भी है कवर्धा में। ठीक है, ग्राम का नाम देखेंगे तो ये है पंडरिया। ठीक है, पंडरिया है और ये है 2016-17। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नवीनतम शक्कर कारखाना है सरदार वल्लभ भाई पटेल और सबसे पुराना है भोरमदेव कवर्धा। देखिए एक ही जिले में नए पुराने दोनों मिल जाएंगे आपको। भोरमदेव जो है 2002-3 में बना है या फिर 2-3 से उत्पादन चालू हुआ है, और जो सरदार पटेल है ना, उसका उत्पादन वर्ष 2016-17 से शुरुआत हुआ है। एथेनॉल प्लांट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एथेनॉल प्लांट क्या प्लांट है? एथेनॉल प्लांट। तो एथेनॉल प्लांट जो है महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर, ठीक है, यहाँ पे महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर यहाँ पे प्रस्तावित है। ठीक है, यहाँ पे प्रस्तावित और यहाँ पे एथेनॉल प्लांट का निर्माण हो रहा है। दूसरा है भोरमदेव शक्कर कारखाना राममहीपुर वाले। ठीक है, तो इन दो जगहों में एथेनॉल प्लांट चल रहा है, इन दो जगहों में एथेनॉल प्लांट चल रहा है। अगला प्रश्न, कृषि और संबद्ध सेवाओं से जो कुछ प्रश्न आने की संभावनाएं रहती है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो जैविक खेती के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैविक खेती में छत्तीसगढ़ में 5 पूर्ण जिले हैं, 5 पूर्ण जैविक जिला है। ठीक है, 5 पूर्ण जैविक जिला है और कुछ जो 22 जिले हैं उसके एक एक जनपद को, एक एक ब्लॉक को, एक ब्लॉक को जैविक जिला बनाने की घोषणा की गई है। 5 जिलों का नाम देख लेते हैं। 5 जिलों में है अपने सुकमा। ठीक है, सुकमा के बाद है सुकमा, सुकमा के बाद बीजापुर, बीजापुर के बाद है दंतेवाड़ा, ये दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के बाद नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर के बाद गरियाबंद, तो ये 5 जिले हैं जहां पे पूर्ण जैविक खेती लागू है और नियम लागू है। और जो 22 जिले हैं, शेष 22 जिले हैं उसके एक एक ब्लॉक, ठीक है, जो 22 जिले शेष है उसमें एक एक ब्लॉक को जैविक खेती बनाने की काम चल रहा है। अब जैविक फसल और ब्रांड के बारे में चर्चा करते हैं। जैविक फसलें हो जाएंगी आपके, इसमें बासमती की चावल है, बादशाह भोग, दुबराज, पुष्प सुंदर, जवा फूल, मोतीचूर, जीरा फूल, तुलसी, मंजरी। ठीक है, ये सभी आपके जैविक फसल कहलाएंगे। और ब्रांड कई बार आपको पूछा जाएगा कि जैसे चांगो राइस ब्रांड है ना, जैसे मैं बलरामपुर की बात करूं, ठीक है, मैं लिख कम रहा हूं, लिखने में मेरा दिक्कत हो रहा है, समय लग रहा है, इसलिए मैं केवल बोल रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। चांगो राइस बलरामपुर, बासा झाल राइस सरगुजा, ठीक है, मैकाल्स नेचर बलरा कबीरधाम, आगर जैव उत्पाद मुंगेली, आरूग राजनांदगांव, और रुद्र ऑर्गेनिक धमतरी में है, और पंचतत्व कोंडागांव में। इस प्रकार से कुछ है जो आपको याद होने चाहिए। अगला है आदर्श मंडी। ठीक है, आदर्श मंडी कितने हैं? तो आदर्श जो मंडी है वो 5 है। ठीक है, आदर्श मंडियों की संख्या 5 है। नाम पूछ दिया जाएगा तो याद रखिएगा धमतरी। ठीक है, धमतरी के बाद है कवर्धा, ये कवर्धा, कवर्धा के बाद है कुरुद और मुंगेली। ठीक है, मुंगेली के बाद है राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव। ये हमारे आदर्श मंडी है 5। ठीक है, किसान उपभोक्ता बाजार, ठीक है, किसान उपभोक्ता बाजार प्रांगण। तो किसान उपभोक्ता बाजार प्रांगण कहाँ है? जहाँ क्रय विक्रय का काम किया जाता है। ठीक है, तो किसान उपभोक्ता बाजार क्रय विक्रय प्रारंभ, ये आपके 3 से 4 जगह अलग अलग है। ठीक है, 3 से 4 जगह अलग अलग है। जैसे क्रय विक्रय यदि कुछ करना है तो धमतरी, राजनांदगांव, बेमेतरा, ऐसे जगह है। टोटल हम इसकी संख्या देख लेते हैं। तो किसान उपभोक्ता बाजार की संख्या है 9, संख्यात्मक याद रखिएगा। प्रमुख फसल बोया जाना। ठीक है, अब हम कृषि संबंधित जैसे कुछ फसलें हैं जिसको अधिक बोया जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बोए जाने वाले हैं धान, धान के बाद बोया जाता है चना। ठीक है, चना के बाद बोया जाता है लाख। ठीक है, लाख के बाद बोया जाता है गेहूं, और गेहूं के बाद बोया जाता है मक्का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा धान, चना, गेहूं, लाख, मक्का, इस प्रकार से। अब इसका उत्पादन देख लेते हैं। ठीक है, बोए तो अब उत्पादन देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा उत्पादन देता है धान। ठीक है, धान के बाद है मक्का। देखिए, धान के बाद मक्का का उत्पादन ज्यादा है, मक्का के बाद चना का उत्पादन ज्यादा है। ठीक है, और चना के बाद लाख।
तो इस प्रकार से याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा धान बोते हैं और धान ही मिलता है, जबकि चना जो है ना, चना बोते ज्यादा है, मक्का कम बोते हैं, लेकिन मक्के का उत्पादन ज्यादा होता है। निर्मित और निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना के बारे में अब चर्चा करेंगे। ठीक है, कितने निर्मित है, कितने अनिर्मित सिंचाई योजनाएं हैं। तो निर्मित और निर्माणाधीन, हम निर्मित की बात करते हैं तो हमारे यहाँ वृहद की बात करेंगे। वृहद में निर्मित कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, और मध्यम कितने हैं निर्मित में, अब हमें फिलहाल निर्मित दिख रहे हैं ना, निर्मित। मध्यम कितने हैं, मध्यम में 38। ठीक है, और 32 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम, ठीक है, उसी प्रकार क्या देखे हैं, लघु देख लेते हैं। लघु, तो लघु सिंचाई योजना में कितनी है, 2477। ठीक है, ये निर्मित हो गया। अब निर्माणाधीन की बात करते हैं तो हमारे पास वृहद निर्माणाधीन है 4। ठीक है, मध्यम है 0 और लघु सिंचाई है तो 340 जो निर्माणाधीन है, मतलब इतने बन रहे हैं। ठीक है, इतने बन रहे हैं। अब कभी कभी आपको सिंचाई से भी प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा सिंचाई के हमारे जो स्रोत हैं वो क्या है, तो सबसे ज्यादा हम सिंचाई करते हैं नहरों के माध्यम से। नहरों के माध्यम से लगभग 52% टोटल का नहरों के माध्यम से सिंचाई होता है। और उसके बाद है नलकूप, इसके बाद आ जाएगा नलकूप। नलकूप और नलकूप के नीचे आ जाएगा तालाब। ठीक है, और सबसे कम सिंचाई के स्रोत है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो है कुएं। ठीक है, कुएं। तो यहाँ आपको ये याद रखना है। कुछ कुछ आपको सिंचित जिला भी याद रखना है। सिंचित जिला में सर्वाधिक सिंचित जिला है जांजगीर चांपा। ठीक है, सर्वाधिक सिंचित जिला में यदि आप 6% में जिला जाएगा तो यह है जांजगीर चांपा, जहाँ सबसे ज्यादा सिंचाई के माध्यम से फसल उगाए जाते हैं। और सबसे कम की बात करेंगे, है ना, तो दंतेवाड़ा, यहाँ 0% लिखा है। ठीक है, यहाँ जो प्रतिशत सबसे न्यून, 0 तो नहीं है लेकिन सबसे न्यूनतम है दंतेवाड़ा में। बकरी प्रजनन क्षेत्र, ठीक है, बकरी प्रजनन क्षेत्र जहां पे बकरी प्रजनन करा जाता है, ये है सरोरा रायपुर में। सरोरा रायपुर, ठीक है, सरोरा रायपुर। और रामपुर कबीरधाम, रामपुर कबीरधाम में। ठीक है, और वही अगर सुकर प्रजनन की बात किया जाए तो सकोला सूरजपुर, सरगुजा, सकालो सरगुजा। ठीक है, वही अगर पचरनपाल बस्तर, पचरनपाल बस्तर। ठीक है, पचरनपाल बस्तर। और कुनकुनी जशपुर, कुनकुरी जशपुर में प्रस्तावित है। कुनकुरी जशपुर में क्या है, ये प्रस्तावित है। ठीक है, प्रस्तावित है। अगला है मछली पालन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मछली पालन का जो हम अभी तक जितने हमारे यहाँ जल है उसका 98% में हम मछली पालन करते हैं। यही से आपको प्रश्न मिलता है कि कितने प्रतिशत जल में हम हमारे पास जितना जल उपलब्ध है उसका 90% जल है जिसमें हम मछली पालन का काम करते हैं। ठीक है, मछली पालन का काम करते हैं। किसान समृद्धि योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसान समृद्धि जो योजना है, ठीक है, वो विषुवत छाया प्रदेशों के लिए है। विषुवत छाया मतलब जहाँ पानी कम होता है, जहाँ पानी आसमान से कम बरसता है मौसम के समय, इस वहाँ पे इस योजना को लाया गया है। उद्देश्य है कि भूजल का नलकूपों के द्वारा समुचित उपयोग में लाना है ना, मतलब जहाँ पानी नहीं गिरता है वहाँ नलकूप बनाना है, नलकूप। ठीक है, इसका एक मेन वो है। अब इसका अंशदान के बारे में बात करेंगे। तो अंशदान क्या होता है देख लीजिए। सबसे पहले ये वृष्टि छाया प्रदेशों के लिए लागू है। ठीक है, वहाँ नलकूप बढ़ाए जाने हैं क्योंकि वहाँ पानी कम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नलकूप और पंप के लिए जो राज्य पोषित है, ठीक है, ये टोटली आपके राज्य पोषित पर डिपेंड करता है। इसमें एसटी और एससी को मिला जाएगा 43,000। ठीक है, एसटी एससी को 43,000 और ओबीसी को दिया जाता है 35,000। ठीक है, और वहीं अगर जनरल की बात करें तो उनको दिया जाता है 25,000 का अनुदान दिया जाता है अपने नलकूप और फिर पंप सेटअप के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या चीज है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। किसके लिए, खरीफ वर्ष, याद रखिएगा, खरीफ वर्ष के लिए।
ठीक है, किसके लिए दिया जाता है? खरीफ वर्ष के लिए दिया जाता है, खरीफ वर्ष, ठीक है, खरीफ वर्ष के लिए। इसमें कुछ मापदंड दिए जाते हैं, जैसे अगर पात्रता मापदंड है कि बुआई न हो पाने की स्थिति में, फसल की अवधि नुकसान होने की स्थिति में, स्थानीय आपदाओं की स्थिति में, या फिर फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति हो गई, तब की स्थिति में ये फसल बीमा का काम, ये फसल बीमा आपको करानी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सम्मान किसान सम्मान निधि कब से स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है 2019 से औपचारिक रूप से स्टार्ट हो गया है। इसमें 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है प्रधानमंत्री सम्मान किसी को, और ये 2,000 की किस्तों में दिया जाता है, 2,000 गुना 3 किस्तों में आपको ये दिया जाएगा, ठीक है। कितने किस्तों में दिया जाता है? 3 किस्तों में। किसान परिवार जिनका नाम भू अभिलेख में दर्ज है तथा अपवर्जन में श्रेणी में नहीं आते, ठीक है, जिसका कुछ खेत है, जिसका खेत होगा या फिर जिसका जमीन होगा खेती लायक, उनको ये राशि दी जाती है, ठीक है। अब देखते हैं किसान जीवन ज्योति योजना। किसान जीवन ज्योति योजना ये भी आया था आपके 2 अक्टूबर 2009 में, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 में आया था, और इसका उद्देश्य है कृषि पंपों में विद्युत खपत पर छूट, ठीक है, पंपों में विद्युत खपत में छूट दिया जाता है, विद्युत खपत में आपको इसमें छूट दिया जाएगा, ठीक है। यदि 3 HP पंप है, 3 HP पंप है तो उसमें 6,000 प्रति यूनिट का छूट दिया जाएगा, 6,000 प्रति यूनिट प्रति, ठीक है। यदि आप 6,000 यूनिट जला लेते हैं तब आपको बिल नहीं लगेगा, 6,000 के ऊपर यदि आप जलाते हैं तब आपको बिल पटाना होगा। उसी प्रकार यदि 3 से 5 HP का आपके पास मोटर है, ठीक है, 3 से 5 HP का मोटर है, उसके लिए दिया है 7,500 यूनिट प्रति वर्ष, ठीक है। आप 75,100 यूनिट खर्च कर सकते हैं, उसके से ज्यादा खर्च करेंगे तो आपको उसका बिल पेड करना होगा। वानिकी के बारे में चर्चा करते हैं, वानिकी से, ठीक है, वानिकी से कैसा प्रश्न बन सकता है देखिएगा। वानिकी से कैसे प्रश्न बन सकते हैं? सर्वाधिक वन आवरण वाले क्षेत्र, ठीक है, सर्वाधिक वन आवरण वाले क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाले क्षेत्र कौन सा है? MP है। ये आपके नए डाटा के ऊपर है, ठीक है। कितने हैं देखिए, मैं केवल आपको उसका एरिया नहीं बता रहा हूँ, जो सर्वाधिक वन अनावरण वाले जो 3 राज्य है उसका नाम आपको बता रहा हूँ। एक है MP, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, मैं इसको AP लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश मत समझिएगा, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा छत्तीसगढ़। तो भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? MP, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। यही यदि हम प्रतिशत में देखें, ये हम किस में देख रहे थे? क्षेत्रफल में देख रहे थे। अब हम प्रतिशत के बारे में चर्चा करें तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन आवरण किसके पास है? मिजोरम के पास, ठीक है, मिजोरम क्षेत्रफल में, मिजोरम। और मिजोरम के बाद है अरुणाचल प्रदेश, ये ठीक है अपने जगह बीच में अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर में आ जाएगा मेघालय, ठीक है, मेघालय। याद रखिएगा ये जो पहला वाला हम पढ़े थे वो क्षेत्रफल के हिसाब से था, और जो नेक्स्ट दिख रहे हैं वो प्रतिशत के हिसाब से है। अब हम देखते थे छत्तीसगढ़ में वनों की क्या स्थिति है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो वनों की स्थिति है उस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति क्या है? छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति, तो वन आवरण, ठीक है, छत्तीसगढ़ में टोटल क्षेत्र का वन आवरण, टोटल क्षेत्र का वन आवरण कितने प्रतिशत पर है? 41% वन आवरण है, ठीक है। वन क्षेत्रफल टोटल का 44.25% का क्षेत्रफल हमारे वन क्षेत्रफल के लिए है। और वृक्षावरण तो वृक्षावरण का क्षेत्रफल है 3.96%, 3.96%, ठीक है, 3.196%। क्षेत्रफल के अनुसार से सर्वाधिक वन आवरण मध्य प्रदेश में, और सबसे तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, जिसमें अभी हमने जस्ट चर्चा किया है। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ का जो वन प्रशासनिक वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो वन प्रशासनिक वर्गीकरण हम करते हैं छत्तीसगढ़ में आरक्षित,
ठीक है। आरक्षित वन हमारे यहाँ कितने प्रतिशत है, तो वो है 43.13%। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा संरक्षित, तो संरक्षित कितने प्रतिशत है, 40.22%, ठीक है। और अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, ठीक है, अवर्गीकृत कितने प्रतिशत है, मात्र 16.65%, ठीक है। तो ये था हमारे वन प्रशासनिक रिपोर्ट के आधार पर चर्चा, ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पर जो सर्वाधिक, यहाँ अब देखते हैं 18 जिलों के हिसाब से वन आवरण, वन आवरण, ठीक है, वन आवरण। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वन आवरण है सरगुजा का, ठीक है, सबसे ज्यादा है सरगुजा का, ठीक है। और सबसे कम है जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा का। और यही हम प्रतिशत के आधार पर देखे जाए तो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन आवरण है नारायणपुर का, और सबसे कम कहाँ पे होगा, ये भी जांजगीर चांपा का ही है, ठीक है, सबसे कम भी जांजगीर चांपा का ही है। अगला चैप्टर देखते हैं खनिज, जो मुख्य बिंदु है खनिज का। खनिज में मुख्य बिंदु है, देखिए इसमें मुख्य ये है कि जो छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय का 27% जो राजस्व है खनिज के दोहन से मिलता है, ठीक है। ये डेटा बहुत दिन से है, जो चेंजेस नहीं हो रहा है, हो सकता है इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण वाली स्थिति में चेंज हो जाए, अभी जो इस साल आए हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व का आय जो है, जिसका 27% जो है वो खनिज से मिलता है, ठीक है। कुल राजस्व में मुख्य खनिज का जो हिस्सा है ना, खनिज को हम दो भाग में बांट लेते हैं, मुख्य खनिज, अभी हम आगे या फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि इसका अलग अलग क्या है, मुख्य और गौण खनिज, ठीक है। तो मुख्य खनिज से 97% की हमको राजस्व प्राप्त मिलता है। टोटल जो 27% है ना, अभी हमने देखा है कि टोटल का 27% जो राजस्व है, ठीक है, उसमें से 97% तो मुख्य खनिज से प्राप्त होता है, और मात्र 3% जो है वो गौण खनिज से हमको राजस्व प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास संस्थान, ठीक है, छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास संस्थान ये कब से बना है, 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर 2015 से। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं DMF, डिजिटल मिनरल फंड, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स, ठीक है। और इसकी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की जो राशि है, ठीक है, जो राशि हमको जो जिला से जो मिलती है, मतलब जो भी खनिज संसाधन से मिलता है, उसमें का 10 से 30%, ठीक है, 10 से 30% की राशि को इस फंड में डाला जाता है, DMF में। और इसी राशि से जिस गांव में ये जो माइंस होते हैं, वहां का जो वहां के विकास कार्यों में इस पैसे को लगाया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, जिसको हम कहते हैं CMDC, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम। इसकी स्थापना हुई थी 7 जून 2001 को, ठीक है। इसका खनिज भवन का नाम है सोना खान, खनिज भवन का नाम है सोना खान, ठीक है। और ये हो गया इसका सोना खान। अगला है उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। अब उद्योग में क्या क्या है हमारे यहाँ, ये देख लीजिएगा, ठीक है? उद्योग से कुछ चर्चा कर लेते हैं। उद्योग, उद्योग में जो नीतियां हैं, जो अभी अपडेटेड नीतियां हैं, बस वही मैं आपको बता देता हूँ। जो कुछ जो मतलब अभी जो जीवित है, अपडेट औद्योगिक नीति है हमारे पास है 2019-24 ठीक है, 2019 से 2024। दूसरा है सौर ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा नीति, ठीक है। क्या है सौर ऊर्जा नीति? तो सौर ऊर्जा नीति कब से एक्टिवेशन है? तो ये चल रहा है हमारे 2017 से 2027 तक चलेगा, ठीक है। ये औद्योगिक नीति है 2019 से 2024, और सौर ऊर्जा नीति है 2017 से 2027, ठीक है, 2027। तो जो 19 से जो 24 तक जो औद्योगिक नीति बनाई गई है ना, उसमें कुछ श्रेणी बनाई गई है। उसमें एक श्रेणी है उच्च प्राथमिकता श्रेणी, प्राथमिकता श्रेणी और सामान्य श्रेणी, ठीक है। 3 श्रेणी है, उच्च प्राथमिकता श्रेणी और सामान्य श्रेणी।
स्थापित औद्योगिक क्षेत्र देखते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जितने भी औद्योगिक स्थापित है उसको हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम लेंगे वृहद औद्योगिक क्षेत्र को। वृहद औद्योगिक क्षेत्र को, जिसमें क्या है, ये 200 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए, 200 हेक्टेयर से अधिक। ठीक है, वृहद औद्योगिक क्षेत्र में 200 हेक्टेयर से अधिक। तो इसमें हमारा आ जाएगा उरला, जो रायपुर में है, उरला, सिलतरा, उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी, सिरगिट्टी, साथ में बोरई और दुर्ग, बोरई जो दुर्ग में है, और सिलपहरी, सिलपहरी। ठीक है, तो ये हमारे वृहद औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। दूसरा है मध्यम औद्योगिक क्षेत्र। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र जो है वो 100 से 200 हेक्टेयर के जमीन पर होती है, 100 से 200। ठीक है, इसमें हमारा आ जाएगा औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो भनपुरी और रायपुर, भनपुरी आएगा, भनपुरी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो जितने भी पार्क हैं, ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग पार्क हो गया, हथखोज इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई में है, या फिर मेटल पार्क रायपुर में है, ये भी इसी में आ जाएगा, भनपुरी वाला, सॉरी मध्य वाले में। और लास्ट है इसमें लघु औद्योगिक क्षेत्र। क्या है? लघु औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, लघु औद्योगिक क्षेत्र, इसमें जो छोटे छोटे जो महरूम कला है, तिफरा है, फूड पार्क है, बकौनी वगैरह है, नारायणपुर है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आते रहते हैं। लास्ट है इसमें सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र। सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र में आपका आ जाता है छोटा छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, जो कंपनी टाइप का रहता है छोटा छोटा, उसमें आता है। इसका जो हिस्सा होता है ये 50 हेक्टेयर से भी कम होता है। और यदि हम लघु की बात करें तो ये 50 से 100 हेक्टेयर की जमीन पर काम करती है। ठीक है, अब देखते हैं स्थापित विशिष्ट औद्योगिक कुछ पार्क वगैरह हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, औद्योगिक पार्क पर हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ औद्योगिक पार्क है, जैसे मेटल पार्क रायपुर में है, मेटल पार्क रायपुर में है। ठीक है, प्लास्टिक पार्क है, ये अभी रायपुर में है। ठीक है, प्लास्टिक पार्क है। इंजीनियरिंग पार्क आपके भिलाई में है, हथखोज में। ठीक है, भिलाई हथखोज में। फूड पार्क कहाँ मिलेगा आपको? फूड पार्क मिलेगा बगौद धमतरी में। ठीक है, बगौद धमतरी में। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर क्लस्टर रायपुर में। जेम्स एंड ज्वेलरी, इसको याद रखिएगा, जेम्स एंड जो ज्वेलरी है ये भी आपके रायपुर में मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका कुछ औद्योगिक पार्क के बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसके बाद मिलेंगे हम शायद, क्योंकि इसके बाद अब एग्जाम का समय है तो सबको रिवीजन करना है, तो शायद अब वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी। धन्यवाद।